हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं स्टेबल क्लास यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज का जो टॉपिक लेके आए हैं, स्थिर वैद्युत विभव और संधारित्र की धारिता से रिलेटेड जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको हम सोल्व कराने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम में जो रिपीट हो चुके हैं या जो आने वाले हैं वही एग्जाम में मैं कराने वाला हूं। तो देखिए पहला क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूं। वो क्या है? निम्नलिखित में से वैद्युत धारिता का मात्रक क्या है? वैद्युत धारिता का मात्रक मुझे यहाँ पे बताना है। तो बेटा एक बात ध्यान से सुनिए, वैद्युत धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? C बराबर Q बटे में V। C बराबर Q बटे में V, यानी Q का मतलब हो गया कुलाम। क्या मतलब हो गया? कुलाम। और V का मतलब हो गया यहाँ पे प्रति में बोल्ट। तो कुलाम प्रति बोल्ट, या हम कह सकते हैं इसको फैरड। क्या बोल सकते हैं? फैरड। तो बेटा यहां से देख लेंगे हम कुलाम प्रति बोल्ट। कुलाम प्रति बोल्ट या फैरड कौन सा आंसर है? कुलाम प्रति बोल्ट। तो देखो बेटा डी वाला हमारा आंसर बिल्कुल मैच कर चुका है कुलाम प्रति बोल्ट के रूप में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, आर त्रिज्या के विलगित गोलीय चालक पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। गोलीय चालक की वैद्युत धारिता क्या होगी? मैं एक बात बता दूं, जैसे ही मैंने गोलीय चालक बनाया तो इसको आवेश दिया, तो याद करो वो डेरिवेशन मैंने आपको करवाया था कि जब इससे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार पास होती नहीं, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे जो वैद्युत धारिता का फॉर्मूला आता है वो C बराबर आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। और अगर धारिता में के पैरावैद्युतांक डाल दिया जाए तो C बराबर आ जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू ए, जहां ए क्या है? त्रिज्या। जहां क्या है? ए त्रिज्या है, और त्रिज्या यहाँ पे क्या मान रखी है? आर। तो ये फॉर्मूला जो बन जाएगा आपका, ये फॉर्मूला बन जाएगा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर। तो बेटा देखो ध्यान से सुनो, कौन सा मैच कर रहा है बेटा आपका फॉर्मूला? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, पहला वाला ए आंसर हमारा यहाँ पे मैच कर गया है। चुपचाप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है त्रिज्या। त्रिज्या ए है बेटा, ये ए। त्रिज्या ए के किसी पृथक गोलीय चालक की धारिता क्या होगी? अभी अभी मैंने बताया आपको कि C बराबर कितना आता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो बेटा पहला वाला यानी बी वाला आंसर हमारा बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ये अल्फा नहीं है, ये ए है बेटा, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, आर त्रिज्या के विलगित गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है। सीधी सी बात है, अभी अभी मैंने बताया आर त्रिज्या की धारिता कितनी आ जाएगी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा में आर। तो सी जो यहाँ पे अनुपाती हो गया किसके? आर के हो गया बेटा। तो आर वाला ऑप्शन देख लो, डी वाला आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी को 6400 किलोमीटर त्रिज्या का गोलीय चालक मानने पर इसकी धारिता क्या होगी? आप याद रखेंगे पृथ्वी की जो देखो धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन V। और याद रखेंगे आप, विशेष पॉइंट है बेटा, इसको लिख कर रख लो। पृथ्वी का वैद्युत विभव होता है शून्य। ये वैद्युत विभव पृथ्वी का शून्य होता है। पृथ्वी का वैद्युत विभव शून्य होता है। तो C बराबर Q बटे V का मान जैसे ही शून्य रखूंगा तो शून्य से डिवाइड करने पर C का मान आ जाएगा इन्फिनिटी, यानी अनंत। तो याद रखना पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? अनंत। अनंत का मतलब है इसको कितना ही आवेश दे दो, सारे के सारे आवेश को सोख लेगी, सारे के सारे आवेश को ग्रहण कर लेगी, स्टोर कर लेगी, संचित कर लेगी। इसलिए इसकी धारिता क्या होती है? अनंत होती है। तो इसका आंसर आ गया पहला वाला ए। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक धातु के गोले की धारिता 1 मिली माइक्रोफैरड है, उसकी त्रिज्या लगभग क्या होगी? तो एक बात ध्यान सुनिए, मैंने बताया धारिता, गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान रख दूं 1 बटा 9 गुणा 10 की घात 9, तो बेटा ये आ जाएगी C बराबर A बटे 9 गुणा 10 की घात 9 आ जाएगी, है ना। अब C का मान दे रखा है 1 मिली माइक्रोफैरड। C का मान दे रखा है C बराबर 1 मिली माइक्रोफैरड। तो याद रखो C बराबर 1 मिली का मतलब 10 की पावर -3 और माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6। तो ये आ गया 1 इंटू 10 की पावर -9 फैरड। C का मान आ गया 1 इंटू 10 की पावर -9 फैरड। तो 1 इंटू 10 की पावर -9 फैरड बराबर A बटे
9 इंटू 10⁻⁹। तो बेटा यहाँ पे त्रिज्या अगर मुझे ए निकालनी है तो इसकी गुणा इधर करनी पड़ेगी, तो ये आ गया 9 गुणा 10 की घात माइनस का 9 और प्लस का 9 जुड़ जाएंगी ना घाते गुणा में जाके, तो ये 0 हो जाएंगी, मतलब हो गया 9 मीटर। ए का मान आएगा 9 मीटर। 9 मीटर देख लो कौन सा है, 9 मीटर। 9 मीटर मिली माइक्रोफैरड, मिली फैरड यानी 9 माइक्रोफैरड। देखो या तो यहाँ पे मिली नहीं होगा, यहाँ तो मिली नहीं होगा तब यहाँ पे आ सकता है, ये मिली ना होगा तो बेटा ये पावर भी नहीं होगी और ये बचेगी आपकी -6। कितनी बचेगी? -6। तो -6 यहाँ पर रखने पे ये -6 हो जाएगा और ये बचेगा 9 इंटू 10⁻³ यानी कि 9 किलोमीटर, ये आ जाएगा 9 किलोमीटर। तो पहला वाला आंसर हमारा बिल्कुल मैच कर जाएगा। यहाँ पे माइक्रो है, केवल मिली नहीं है उस हिसाब से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? R1 व R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर है। पृष्ठों की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना। बेटा देखो कितना आसान क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखेंगे, सुनिएगा। कितने में आया? 2010 में आया है क्वेश्चन। तो क्या रखा कितना कि पृष्ठ आवेश घनत्व यानी σ2 σ1 आपस में बराबर हो गए। दोनों चालक गोले चालकों के पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर कर दिए हमने। फॉर्मूला क्या होता? Q1 बटे में A1 बराबर Q2 बटे में A2, यही तो होता है पृष्ठ आवेश घनत्व का फॉर्मूला। Q1 बटे में गोलीय चालक का क्षेत्रफल कितना आएगा? 4 पाई R1 का स्क्वायर, Q2 बटे में इसका भी मान रख दो 4 पाई R2 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई खत्म, तो यहाँ पे ये आएगा तुम्हारा Q1 बटे में R1 का स्क्वायर बराबर Q2 बटे में R2 का स्क्वायर, है ना, ये आ गया तुम्हारा। समझ में आ रही बात? अब क्या कह रहा है? क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करने का मतलब क्या है बेटा? देखो ध्यान से सुनते रहो आप बस। एक बात बताइए आप सब बच्चे, अगर मैं तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना है तो E बराबर E1 बटे E2 का मान निकालना है, तो वो कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे R2 का स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया क्योंकि आपस में बराबर है Q1 बटे R1 Q2 बटे R2 का स्क्वायर। तो E1 अनुपात E2 का मान कितना आ गया? 1:1 आ गया बेटा, 1:1। तो डी वाला हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे हो गया है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? समान त्रिज्या तथा समान आवेश की पारे की 8 बूंदें एक दूसरे से मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता की तुलना में कितनी होगी? तो अब एक बात ध्यान सुनो, जब कितनी समान त्रिज्या और समान आवेश की पारे की 8 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बना रही हैं, तो बेटा एक बात बताओ, 8 बूंदों का आयतन बराबर होगा एक बड़ी बूंद का आयतन, एक बड़ी बूंद का आयतन। ठीक है, तो एक काम करो, 8 गुणा बूंद का, बूंद कैसी होती है? गोलीय रूप में होती है, तो गोले का आयतन 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब मान लो छोटी बूंद के लिए, बराबर 1 गुणा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब मान लो। इससे वो पूरा खत्म हो गया। 8r क्यूब बराबर आ गया r क्यूब, यानी r बराबर आ गया यहाँ पे तुम्हारा 2 r की पावर 3 और r की पावर 3 ये है, 3 से 3 खत्म, तो r बराबर आ गया 2r। कितना आ गया? 2r, या यहाँ से स्मॉल r का मान निकाल सकते हैं r/2, ये निकाल सकते हैं, है ना। अब हमसे पूछा गया है दोनों बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता की तुलना में कितनी है? तो बड़ी बूंद की धारिता C/C डैश मान लो। बड़ी बूंद के लिए रखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r, तो इससे ये खत्म हो गया। तो C/C डैश बराबर, तो R का मान देखो, R का मान कितना है? 2r और नीचे कितना है? स्मॉल r, इससे ये खत्म। तो C बराबर 2C डैश, यानी दुगनी के हैं, ये छोटी बूंद के लिए है, ये है छोटी बूंद का, है ना, और ये है तुम्हारा बड़ी बूंद की धारिता। तो बेटा कितनी आ गई? दुगनी आ गई, 2 गुनी। तो पहला वाला आंसर हमारा मैच कर गया 2 गुनी के लिए। समझ में आ गई? ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है?
दो आवेशित चालकों को एक चालक से जोड़ने पर उनके बीच आवेशों का पुनर्वितरण विभवों के अनुपात के बराबर, धारिताओं के अनुपात के बराबर, पदार्थों के घनत्व के अनुपात के बराबर, बाह्य माध्यमों के अनुपात के बराबर। तो जब चालकों को, तो दो चालक हैं, एक Q1 C1 और B1 इसका, और दूसरा Q2 C2 B2। तो जब इनको मैं जोड़ देता हूं ना किसी चालक तार से, तो इनका जो विभव हो जाता है B हो जाता, B1 B2 ना रहकर विभव B हो जाता। तो यहाँ पे Q1 डैश आवेश जो आएगा वो C1V, और Q2 डैश आवेश जो आता है वो आता है C2V। अब दोनों का अनुपात निकालना, तो Q1 डैश अपॉन में Q2 डैश बराबर C1V बटे में C2V, V से V खत्म, तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर आ गया C1 अपॉन में C2, यानी आवेशों का पुनर्वितरण धारिताओं के अनुपात के बराबर होगा। तो आंसर नंबर हमारा हो गया बी वाला। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। जब संधारित्र की प्लेटों पर आवेश बढ़ाया जाता है, संधारित्र की प्लेटों पर आवेश बढ़ाया जाता है, तो बेटा याद रखना, देखो Q समानुपाती होता है V के, जैसे ही आवेश बढ़ाया जाएगा V समानुपाती होगा, आवेश के बढ़ाने से V भी हमारा बढ़ेगा। तो क्या है, प्लेटों के बीच विभवांतर क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। याद रखेंगे आप सब बच्चे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा अपरिवर्तित रहेगी, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा अपरिवर्तित रहेगी। एक आवेशित संधारित्र से जुड़ा है, यदि इसकी प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टी रख दी जाए, कौन सी मात्रा, अगर परावैद्युत पट्टी रख दी जाए तो याद रखना आवेश अपरिवर्तित रहता, आवेश क्या अपरिवर्तित रहता है बेटा, आवेश। सब बच्चे याद रखेंगे आप। जब संधारित्र में वायु के स्थान पर के परावैद्युतांक के पदार्थ को रखा जाता है तो धारिता, देखो जब संधारित्र में, देखो C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, ये तो वायु में आ गई, किस में आ गई बेटा, वायु में। और जब के परावैद्युतांक वाले में रखेंगे माध्यम में, तो माध्यम में कितना आएगा, माध्यम में तो सुनेंगे माध्यम में C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, तो के गुना बढ़ गई नहीं, के गुना, तो के गुना बढ़ती है, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। आगे देखो, किसी आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच स्थित एक आवेशित कण पर कार्यगत बल है, यदि एक प्लेट हटा दी जाए तो कण पर कार्यगत बल होगा। अब एक बात ध्यान सुनो, ये एक संधारित्र की प्लेटें हैं, ये प्लस का हो गया, ये हो गया आपका माइनस का। अब इस टाइम जो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है वो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ पे बल कितना काम कर रहा है, F काम कर रहा है ना बेटा, बल कितना काम कर रहा है, F। अब एक बात बताओ, लेकिन अगर मैंने प्लेट ये गायब कर दी, मतलब प्लेट एक ही रख दी और एक हटा दी, तो यहाँ पे जो केवल वैद्युत क्षेत्र बनेगा वो बनेगा केवल E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था तो बल F था, अब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है तो बल कितना हो जाएगा, F बटे में 2 हो जाएगा, तो आधा बल हो जाएगा, आधा। तो आंसर नंबर आ गया हमारा कितना, बी। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, संलग्न परिपथ में बिंदुओं P व Q के बीच तुल्य धारिता कितनी होगी। तो तुल्य धारिता निकालनी, पहले एक बात बताओ, ये तीनों कौन से क्रम में है बेटा, एक ही तार से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये सीधा सीधा हो गया, ये हो गया आपके श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला कितना होता है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस का 1/C2 1/C3, यही तो होता। तो 1/C1 का मान 1, 1/1 1/1, तो एलसीएम कितना आ गया, 1 ऊपर आ गया 3, तो 1/C, यानी C बराबर आ गया आपका 1/3 माइक्रो फैरड, है ना। अब देखो द्वारा चित्र बनाएंगे हम, ऊपर वाले तीनों का कितना आएगा, 1/3 आएगा, नीचे कितना है बेटा, ये P है, और ये है आपका Q, ऊपर कितना है 1/3, नीचे एक माइक्रो फैरड का है, ऊपर है आपका 1/3 माइक्रो फैरड। अब ये समांतर क्रम में आ गए, तो समांतर क्रम में कितना होता है फॉर्मूला, C बराबर C1 प्लस का C2, यानी 1/3 प्लस का 1, तो कितना आ गया 4/3, C बराबर आ गया 4/3 माइक्रो फैरड, आंसर आ गया 4/3, कौन सा है 4/3 माइक्रो फैरड, यानी तीसरा वाला, C वाला आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो 100 माइक्रो फैरड धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा कितनी होगी। अब एक बात ध्यान से सुनो, ये माइक्रो माइक्रो होगा, माइक्रो मिली नहीं होगा, तो C का मान दे रखा है 100 माइक्रो फैरड, है ना, यानी कि 100 इंटू 10⁻⁻⁶ फैरड, और वोल्ट V बराबर कितना 100 वोल्ट, 100 वोल्ट ले लिया। तो ऊर्जा निकालनी, संचित ऊर्जा U का मान निकालना, तो U बराबर कितना आता है फॉर्मूला, 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर,
तो 1/2 सी का मान है तुम्हारा 100 गुणा 10 की घात -6 और v का मान कितना 100 का स्क्वायर, देखो v का मान 100 रखेंगे तो स्क्वायर करने पे आ जाएगा तुम्हारा 10,000। तो 4 जीरो और 2 जीरो खत्म हो गई, तो 1/2 और 1/2 का मतलब 0.5 जूल, 0.5 जूल, 0.5 जूल, यानी पहला वाला आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया है। चलिए आगे क्या है, 3 बराबर धारिता वाले संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में तथा बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, दोनों दशाओं में तुल्य धारिता का अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लीजिए पहले तो उनको समांतर क्रम में जोड़ दिया, पहले इसमें जोड़ा समांतर क्रम में, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से जोड़ दिया है ना, ये मान लो इसका x है, ये भी x है, ये भी x है, तो कितना आ गई c बराबर आ गई x, कितना फॉर्मूला होता है समांतर क्रम का, c बराबर ये आएगा c बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी C बराबर x प्लस x, तो ये आ गया आपका 3x। ए समांतर क्रम का मान लीजिए है ना, अब इसको क्या कहा गया, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, 1 2 3, इसको श्रेणी क्रम में, ये x है, ये x है, ये x है, ठीक है ना बेटा, ये श्रेणी क्रम में, तो इसका फॉर्मूला आता है 1/c बराबर 1/c1 1/c2 1/c3। तो इसको जोड़ेंगे 1/x प्लस का 1/x प्लस का 1/x, तो ये आ जाएगा आपका x एलसीएम ऊपर 3, तो ये आ जाएगा CB, मान लो इसको है ना, तो CB बराबर आएगा आपका x/3 आ जाएगा उल्टा करने पे, है ना। अब दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, तो CA बटे में CB बराबर, CA का मान कितना, CA का मान 3x और बटे में CB का मान कितना है x/3, तो x से x खत्म, CA बटे में CB बराबर आएगा 3 तिया ऊपर जाएगा 9 आ जाएगा, देखो 9:1 है ना, 9:1, पहला वाला आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया है। चलिए ये थे आज के क्वेश्चन हमारे, आज के क्वेश्चन ये खत्म हो चुके हैं। बेटा देखिए ये जो थे वैद्युत धारिता से संबंधित न्यूमेरिकल थे हमारे, अब या ऑब्जेक्टिव थे बहुविकल्पीय प्रश्न। अब जो नेक्स्ट सीरीज आने वाली है वो इसकी न्यूमेरिकल और बोधात्मक प्रश्न है ना, जो एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं, उनको हम करवाएंगे आपको, तो जुड़े रहिए स्टेबल क्लास के साथ। मैं एक बात आपको काम की ये बता देता हूँ कि स्टेबल क्लास प्ले स्टोर पर एक ऐप है, वहां पे सक्सेस बैच में 12th क्लास यूपी बोर्ड की हिंदी मीडियम केवल अच्छी से अच्छी तैयारी, हर सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। तो आप सभी बच्चों से निवेदन भी है और सलाह भी है कि आप उसको ज्वाइन जरूर कीजिए। अगर आपको हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तैयारी जबरदस्त करनी है, तो आपको ये करना ही होगा, क्योंकि एक ऐसा माध्यम है स्टेबल क्लास जो यूपी बोर्ड 12th क्लास के हिंदी मीडियम वाले बच्चों का बहुत ध्यान रख रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।